हेलो गाइस। मैं फिर से यूट्यूब में बहुत समय के बाद लौटा हूँ और मैंने अभी के समय पे मैं खुद से ही स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ के इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूँ और आप लोग डिसाइड करना आप लोगों को कैसा लगता है स्टोरी। और मैं तो एक प्रोफेशनल राइटर भी नहीं हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके बोलना ये स्टोरी कैसा लगा। चलो स्टोरी को स्टार्ट किया जाए। शिराज, आज पूरे 3 साल हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा, वो तो उन्हीं दिनों की बात थी। लग ही नहीं रहा था 3 साल हो ही गया। और इन्हीं 3 सालों के बीच में लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। ये जैसा सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। हम लोगों की ज़िंदगी में जितना कुछ परिवर्तन हो या ना हो, हम कभी भी अपने चाहने वाले लोगों को भूल नहीं पाते। ऐसा ही एक लोग था, मेरा प्रिय मित्र। और इन्हीं 3 सालों के बीच में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीच हुआ। अगर वो रहते तो ये सारे समस्याएं वो ऐसे ही सॉल्व कर लेते। जो नहीं है उसके बारे में सोच के और क्या कर सकते। आज ऐसे भी उनके प्रोग्राम में बहुत कुछ करना पड़ा। ऐसे भी तो बहुत रात हो गई, अभी सोना चाहिए। हंसती, ऐसे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से दर्द है। बोलने जाऊँ तो मुझे समझने वाला कोई नहीं था मेरे परिवार में। और मेरा जितना भी दोस्त था उनके लिए मैं उनके टाइम पास का जरिया था, सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट का। और इन्हीं सभी में मेरा एक सच्चे दोस्त था, वो था मेरा प्रिय मित्र सिराज। ऐसे तो सिराज का माँ नहीं है, पर उसका पिताजी उसे बहुत प्यार करता था। और हम लोग ऐसे देख सकते हैं हस्ती की ज़िंदगी में कितना कुछ चेंज होता है। आज मैंने सोच ही लिया घर को छोड़ के कहीं और दूर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में मेरे लिए किसी का प्यार नहीं है उस घर में रह के मैं क्या करूंगा। इस घर को छोड़ के कहीं और दूर जाने का आज सोच ही लिया मैंने। इसीलिए आज घर से मैं निकल गया। पर मैंने निकल के सोच रहा हूँ अभी मैं जाऊँ कहाँ, रहूँगा कहाँ। घर से तो निकल के आ गया और इसी समय ही मेरा दोस्त का कॉल आ गया। सिराज ने मेरे से बात किया, उसको सब कुछ समझ आ गया और इतने समय में पता चल गया मेरा रहने का ठिकाना। और मैं जैसे ही उसके घर में गया, उसको कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा और मैंने भी उसे सब कुछ शुरुआत से लेके आखिर तक सब कुछ बोला। और देख भाई, तेरे को तो पता ही है मेरी ज़िंदगी का हालात। इतना सब बातें होते होते उसने खुद ही बोल दिया रहने के बारे में। एक कहावत है, जो लोग सच्चे दोस्त होते हैं एक दूसरे की मन की बात जान सकते हैं। भाई देख, तेरा रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना जो भी है, आज से तू मेरे घर में रहेगा। और तेरे को तो पता ही है मेरा पिताजी का एक बात, अगर तुम मुसीबत में किसी की मदद नहीं कर सकते तो तुम इंसान नहीं हो। रात के 8 बजे सिराज के पिताजी आके हस्ती को देख के बोलता है, हस्ती, तुम तो बहुत दिनों के बाद हम लोग के घर पे आए हो। क्या हुआ, हम लोगों को तो भूल ही गए आप। और आप तो नहीं आते हम लोग के घर पे, सिर्फ दोस्त से ही मिलते हो। और आज कैसे हम लोगों की याद आई? खाना वाना कुछ खाया आपने? जैसे सिराज के पिताजी ऐसा बोल रहे थे, सिराज बोला, पिताजी आप जाके पहले फ्रेश होके आओ ना, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। सिराज के पिताजी फ्रेश होके आने के बाद सिराज उनके पिताजी को हस्ती के बारे में सब कुछ खुल के बोला। जो हुआ पिताजी उसको भूल जाइए, आप भी कुछ मत बोलिए, उसको फैमिली को छोड़िए। उसके बाद सिराज के पिताजी ने भी उसको बहुत समझाया और बोला, देख तू भी तो मेरा बेटे की तरह ही है, ऐसे तू मेरे बेटा बन के मेरे घर पे रहा। आस्ती को आज घर छोड़ के आए हुए 1 महीना हो गया और उसके फैमिली का भी उसको लिए कोई ख्याल भी नहीं है। हम लोगों का लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है, जैसे उसका कोई खबर नहीं लेता, ऐसे ही वो भी बहुत मजे से अपनी जिंदगी काट रहा है। और काटते काटते सोच रहा है, बैठे बैठे दूसरों के घर में खाना खाना उसको पसंद नहीं। तो आज बोलूंगा बोलूंगा सिराज के पिताजी को कोई काम ढूंढ देने के लिए। चाचा जी आज जैसे ही घर आए, सीधे हंसते ने बोला, आपसे एक बात करना था मेरे को, आप मुझे कोई काम ढूंढ के दे सकते हो क्या?
ऐसे ही बैठे बैठे खाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप कोई काम ढूंढ के देते तो अच्छा लगता मेरे लिए। और हम लोगों का तो कॉलेज भी अभी बंद भी है, ऐसे बैठे बैठे मैं भी बोर होता हूँ। तो अगर आप कोई काम ढूंढ के देते थोड़ा मेरा टाइम भी कट जाता। मेरा बात खत्म होने से पहले ही सिराज के पिताजी ने बोल उठा, अभी तुम क्या काम करोगे? अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है काम करने के लिए। उसके बाद तो हम लोगों की तरह आपको भी तो काम करते ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अभी घूमो फिरो एंजॉय करो, टाइम तो ऐसे ही कट जाएगा। मेरा बहुत समझाने के बाद सिराज के पिताजी ने राजी हुए और उनके ऑफिस में ही एक नौकरी दे दिया पार्ट टाइम के लिए। और पूरे 2 महीने के बाद मैं जब घर से निकला, घर के 4 दीवार से, ऐसा लग रहा मानो ये कुदरत मुझे बुला रहा है। जब उनके ऑफिस में गया तब पता चला मेरे से भी किसी का जिंदगी में इतना परेशानी है। मैं खुद की परेशानी को बोल रहा था, मेरा जिंदगी में इतना परेशानी है मेरे। चाचा जी ने ऑफिस में को बोला मुझे सारा काम समझाने के लिए। जब मैंने उसके साथ बिल कलेक्शन करके आया, उसके बाद घर पे जब आया, सिराज को मैं सब बोला रिकी के बारे में। देख भाई, मेरे से भी किसी का दर्द इतना हो सकता है, मुझे पता भी नहीं है। मतलब ऑफिस में एक लड़के से मिला था, उसका उसका पिताजी नहीं है और उसको अपनी कॉलेज की पढ़ाई के पैसे इकट्ठा करना पड़ता है। और उन लोगों का खुद का घर नहीं है, मकान नहीं है। और उसकी बहन का शादी के पैसे भी उसको इकट्ठा करना पड़ रहा है। यही सब ऑफिस की बहुत सी बातें उससे करने लगा। और इन्हीं सभी खुशियों के बीच में उसकी जिंदगी में और एक खुशियाँ भगवान लेके आया। वो भी सोच रहा था, भगवान मेरे ऊपर इतना दयालु कब से हो गया, मेरी जिंदगी में फिर से और एक खुशियाँ। तो आपने अगर वो नहीं लेके आते तो इतना सुंदर एक लड़की से मैं कैसे मिल सकता था। जिस दुकान पे मैं हर रोज 2 टाइम आता हूँ, उस दुकान में ऐसी सुंदर लड़की आज तक तो नहीं देखा। ऐसे अचानक से कैसे देखता मैं, अगर वो नहीं चाहते तो। और यही बातें आखिर मैं निकिता से भी पूछा उस लड़की के बारे में। आपने देखा क्या? आप तो जीत चाचा के वहाँ पे जाते थे पहले, मेरे से पहले, बिल कलेक्शन करने के लिए और सामान लेने के लिए। तो उनसे पूछने पर पता चला उन्होंने कभी नहीं देखा। और मैं घर पे आके सिराज से भी उसके बारे में बात किया। और जब शाम को गया, उसने भी उस लड़की को देख के बोला, भाई तू तो सच ही बोल रहा था, सच में ये एक अप्सरा की तरह देखने वाली लड़की है। तुम मुझे माफ करना, तू जो बोल रहा था सच ही बोल रहा था। उसके बाद जब सिराज उसके मम्मी से बात किए, पता चला वो उन्हीं की लड़की है। और अब तक उनको नाम भी पता चल गया। जैसा दिखती है ऐसा ही उनका नाम भी है, रोहिणी। ऐसे ही हंसती रोज आता है रोज जाता है, पर सोचता है रोज ही उनको बोलेंगे उनके प्यार के बारे में। पर अब तक उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनको बोलने के। तो ऐसे ही रोज सिराज से बात करते हैं उसके बारे में। तो एक दिन डिसाइड किया सिराज खुद ही, आज मैं ही बोल दूंगा तेरे बारे में, टेंशन मत ले। जब दुकान से उसके मम्मी हट गई तो सिराज ने पूछा रोहिणी से, रोहिणी जी आप क्या कल फ्री हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, मेरा दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे बात करने में बहुत घबराता है, तो इसीलिए मैं ही बात करने आया। तो आप फ्री हो कब, बोलो ना। ऐसे तो मैं कल फ्री हूँ, तो 4 बजे ठीक है तब। ऐसा बोल के वो लोग निकल गए। और इस चीज के मौके से सिराज ने उनका नंबर ले लिया था रोहिणी का। और रोहिणी को भी हस्ती का नंबर दे दिया था। उन लोगों ने रात में बहुत सी बातें करी दोनों ने मिलके। और कल 4 बजे पार्क के सामने वो लोग भी आए और रोहिणी का उसका एक फ्रेंड को भी लेके आया। तब तक हस्ती और वो लोग मिलके पार्क के अंदर चले गए। और सिराज बाद में उनके लिए गुलाब भी लेके आया था, ले आके हस्ती को दिया। और हस्ती ने गया उनको प्रपोज करने के लिए। हस्ती ने रोहिणी को एक पोएम सुना के प्रपोज करना चाहा। करूँ मैं मेरे खुद के सुर में ही गाऊं, पर मेरे गले में कोई सुर नहीं मिलता। कहना चाहता हूँ कुछ, पर कह देता हूँ और कुछ। इसी वजह से दिल मेरा बहुत रोता है। ना जाने आप कौन से जाल में मुझे फेंके हो, और इसी वजह से चारों तरफ सिर्फ आपकी ही सुर की जाला बुनूं। और इसी वजह से देखना चाहता हूँ आपकी मुंह की हंसी। इसलिए आज बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
आपका पोएम थोड़ा बहुत ठीक ठाक था और तो आपने किसी का कॉपी करके बोल रहे हो, तो मैं आपका प्रपोज कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मैंने अब तक आपको ना भी नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला। आप जिस दिन खुद का पोएम खुद लिख के मुझे सुनाओगे, उस दिन मैं अपना रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए आपने इतना प्यार से जो गुलाब लेके आए हो, इसको मैं रखता हूँ। आप ये मत समझना आपसे मैं प्यार करने लगा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जिस दिन खुद का पोएम लिखूंगा, उस दिन ही आके आपसे मिलूंगा, ठीक है? ऐसा बोल के वो लोग भी वहां से निकल गए और हम लोग भी वहां से चले आए। आने के बाद मैंने बहुत सोचा किस तरह का पोएम लिखा जाए, ऐसे ऐसे बहुत सोच रहा हूँ। और रेकीदा से भी पूछा, आपने भी तो आपके गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज किया था, वो हमको थोड़ा बोल दीजिए। उन्होंने मुझे एक ही सजेशन दिया, देखो आपने उसको देख के जिस तरह का पहली बार फीलिंग आया, उसके हिसाब से आप एक पोएम लिखो, देखो अच्छा पोएम मिल जाएगा। उनके गाइडेंस को फॉलो करके मैं घर पे आके सोच रहा हूँ। उसके बाद एक पोएम आया और वही लिखा। और मैंने उस दिन इतने दिनों के बाद उनके घर में गया सामान लेने के लिए, और उन्होंने पूछा मुझे, आपका पोएम कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। आप कल मीट कर सकते हो इसी जगह पे जिस दिन मीट किए थे उससे पहले। उन्होंने बोला ठीक है मीट करेंगे, आप सुनाना पोएम। और उनकी ये सब बातें सुन के मुझे लग रहा था शायद वो आज हाँ बोल ही देगा। सीधे पार्क में आके हम लोगों ने मिले और उसके बाद उनको पोएम बोलने लगा मैं। भगवान के नाम पे जो ठंडी है, ऐसे ही आज एक सूरज है, ऐसे ही आपके घर के नीचे वो ठंडी दिख रहा है। उसके नीचे रुक के मैंने देखा था आपको पहली बार। भगवान के हवा में जो मधुरता है, उससे भी ज्यादा मधुरता है आपके नाम में। पता नहीं जी क्या थी आपकी मुंह की माया, जो मुझे खींच रहा है आपकी ओर बार बार। आपकी मुंह कुछ बोलना चाह रहा है और आपकी आंखें सब कुछ बोल रहा है। आपकी ना बोले बातें मैं आपकी मुंह से सुनना चाहता हूँ, और वो सभी बातें आप मुझे बोलना मेरे पास बैठे हुए, और मैं सुनूंगा आपकी वो सभी बातें रात की आसमान के नीचे। इसीलिए हमने आपको इतना बोला है, हमें सिर्फ आपसे प्यार है। अच्छा लगा आपने खुद से लिखने की ट्राई किए, पर हाँ बहुत हद तक ठीक ठाक था। आप चाहते तो इससे भी अच्छा कर सकते थे। तो आपने कुछ बोला नहीं, हाँ या ना? कोई अगर आपका पोएम सुनना चाहता है, फिर से आपसे मिलना चाहता है, तो इतने में समझना चाहिए उसके मन की बात। फिर भी वो 3 वर्ड तो आप बोल ही सकते हैं। हाँ बोल देते हैं, लो, हाँ हमें आपसे प्यार है। फिर घर आने के बाद सिराज ने भी वो सब बात सुनना चाह रहा था, तो उनको भी हमने सब कुछ बोला। और जैसे ही ऑफिस पहुंचा, रिकीदा बोलने लगे, भाई तेरा प्यार क्या हुआ, फिलहाल सक्सेस हुआ? हमने भी उनको सारे सब कुछ बयां करके बोला। तो रिकीदा हमको एक बात बोलना था। बोलो क्या? आपने कभी हमें आपकी गर्लफ्रेंड से तो नहीं मिलाए, कब मिलाओगे बोलो? ठीक है मिला देंगे उसके बर्थडे पे तुम्हें। ऐसे करते करते मेरी जिंदगी में अनंत से और 6 महीना कट गया। और कौन जानता है कम वक्त इस 6 महीने के बाद किसी के जिंदगी में इतना कुछ हो सकता है। और इन्हीं 6 महीने से पहले रिकिता की बहन की शादी थी, तो उनके शादी में भी हम सभी गए, और इसी टाइम भी हमने भी रिकिता की गर्लफ्रेंड को भी देख लिया। देखने में बहुत अच्छा था उनका गर्लफ्रेंड। रिकिता के घर वालों को भी पता है उनके प्यार के बारे में। ऐसे ये 6 महीनों के बाद मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने भी थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देने लगा, और रोहिणी से भी इतना मिलना वगैरह बंद कर दिया था। तो एक दिन मैं अचानक से उनके घर पे जाता हूँ और देखता हूँ उनके घर पे किसी का शादी के प्रोग्राम का डेकोरेशन हो रहा है। तो मैंने सीधे आंटी से पूछा, चाची जी किसका शादी है? सीधे उन्होंने मुझे बोला, और किसका होगा मेरे हम लोग के घर में, और कौन है? हम लोगों का तो एक बेटी है, उसका ही शादी है। तब मैं वहाँ पे और कुछ नहीं बोल के मैं सीधे घर में चला आता हूँ और सीधे रूम में घुस जाता हूँ। अब तक रोहिणी के बेस्ट फ्रेंड ओनू को भी पता चल गया उसकी शादी के बारे में। तब ओनू सीधे पूछता है, किसके साथ? आस्ती के साथ? अभी शादी कर रहे हो तुम लोग? मैं उसके साथ क्यों शादी करूँगा? मतलब तब किसके साथ? मामी ने रिश्ता देखा उनके साथ। और हस्ती को पता है आप ये कर रहे हो?
पता हो या ना हो उससे मेरा क्या है। वो जस्ट मेरा टाइम पास था, उस टाइम के लिए मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। और क्यों उनको बोलूँगा मैं, मेरा शादी हो रहा है, आप आओगे या नहीं आओगे। बार हुई नहीं, मैं सोचा भी नहीं है तो ये सब करेगा फिर से। तो बाजारू औरत से भी ज़्यादा तेज़ है। तेरे बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं आने वाला तेरी शादी में। जहाँ तू मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ ये सब किया, तेरे शादी में मैं कैसे आ सकता हूँ। ये सब बोल के रोहिणी फ़ोन काट देता है सुनने के बाद। अब तक ओनू शिराज को फ़ोन करके उसको हस्ती के ब्रेकअप के बारे में सब कुछ बोला, और शिराज ये सब सुन के चौंक सा ही गया। ज़्यादा चौंका जब उनके शादी के बारे में सुना। और अब तक रिकिदा और ओनू भी उनके घर पे चला आया। आके ओनू ने शिराज को और हस्ती को रोहिणी की हॉस्टल की लाइफ की सारी बातें बोले, उसके कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने ये सब इसलिए नहीं बोला था हस्ती को क्योंकि हस्ती को बुरा लगता। उसने सिराज को बोला था पर सिराज को माना किया था बोलने के लिए। उसके बाद हस्ती रिकिदा से फ़ोन मांगता है उसको फ़ोन करने के लिए। मैंने रिकिदा से फ़ोन लेके सीधे रोहिणी को फ़ोन किया। और सुन रोहिणी, रोहिणी तू तो बाजार औरत से भी ज़्यादा घटिया है। तेरे बारे में इतना कुछ सुनने के बाद क्या ही बोलना। तेरे कैरेक्टर में अगर कोई बात करूँ तो वो बात छोटी ही होती है। कोई बेश्या अगर धंधा करता है तो उसके पेट के भूख के लिए धंधा करता है, बट तू तो ये सब करके किसी का जिंदगी तबाह कर देता है तू। और अभी जो शादी कर रहा है तू, इसके साथ तो टाइम पास नहीं कर रहा। के बाद बोलेगा अब जाओ, आज से मुझे डिवोर्स चाहिए, शादी नहीं करना, वो तो मेरा टाइम पास था। और मेरे ये सब बातें बोलते बोलते ही वो फ़ोन रख देता है। ऐसे रोहिणी ने फ़ोन रखा तो रिकिदा ने मेरे से पूछा, भाई तूने कभी रोहिणी का एज तो हमें नहीं बोला, उसका कितना एज है। रिकिदा अब तक उसका 18 प्लस नहीं हुआ। तो भाई इसका अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो भाई ये लोग तो केस खा जाएगा। चल पुलिस कंप्लेन करते हैं, तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। नहीं रिकिदा छोड़ो ना, वो सब करके क्या फ़ायदा है। जिसका जो मर्जी उसको करने दो, उसका ज़िंदगी उसको जहन्नुम में लेने दो, भुगने दो उसका। बाद में वो पछताएगा क्या किया हमने ज़िंदगी में। इतना कुछ बोल रहा है तब क्यों इतना नाराज़ है, इतना उदास होकर घर में क्यों बैठा है ब्रेकअप हुआ तो। जिंदगी में बहुत लोग आते हैं बहुत जाते हैं, ये सब सोच के क्या फ़ायदा। चल बाहर से थोड़ा घूम के आ जा, देखना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और ये सब बातें भी तो भूल जाएगा। उनकी ये सब बातें सुन के मैं भी बाहर गया और फिर आधे घंटे बाद फिर से रोहिणी फ़ोन किए और बोलने लगा। हेलो गाइस, अब तक जो मेरा स्टोरी आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा, मुझे पता नहीं, पर आशा करूँगा आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी दे दूँगा आपको।